हुसैन खालू यतीदुल्ला हाजिर सौसैद आदाब नाज़रीन, फिर एक बार जिस तरह 74वां स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 के करगिल लद्दाख में एक साधारण सा तकरीबात यहाँ आप लोगों में दिखा रहा हूँ। लद्दाख पुलिस के कॉन्टिंजेंट और साथ ही साथ लद्दाख पुलिस बैंड के एक कॉन्टिंजेंट जो है आज देखने को मिलेंगे। नहीं तो इसके अलावा इससे पहले जब ऐसे तकरीबात होते थे तो गवर्नमेंट और गर्ल्स स्कूल के तालिब इल्म यहाँ पार्टिसिपेट करते थे, पर इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक के चलते तकरीबात को है सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। और साथ ही साथ आज के इस मौके पे मेहमान खुसूसी चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल फिरोज अहमद खान ने परचम खिंचाई और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और मीडिया के अमले जो है यहाँ मौजूद थे। मैं आज की इस निहायत ही मुबारक कड़ी में अपने दिल की अमीर गहराइयों से आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वही दिन है जब बरसों अंग्रेजों के गुलामी में रहने के बाद हमारे मुल्क के अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की अनथक कोशिशों और मिसाली कुर्बानियों के नतीजे में हम भारतवासियों को आज़ादी की नियामत हासिल हुई। सुल्तानचौक स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमत हूँ करगिल लद्दाख से वीडियो जर्नलिस्ट करमजीत सिंह के साथ हुसैन खालू करगिल मजहबी इदारानी गोबानिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मलंख्यों छखन में गाँव अंखों नमाज जुमाना मुहर्रमी मजालिस कुन्ना जुलूस कुन मलंख्यों नुकजरे सोमा एसओपी रेग्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला जवाबें दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पो मल्ला ख्यों छखन में माह मुहर्रमुल हराम की आमद पर सारे आलम की खदमत में अर्ज़ तस्लियत पेश करते हुए आज करगिल के मजहबी तंजीमों मिन जुमला अंजुमन साहब ज़मान, अंजुमन सोफिया नूर बख्शिया, अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन इनकलाब अल मेहदी, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट व दीगर तंजीमात की इज्तिमा से मजहबी इज्तिमात, तकरीबात, रसूमात की बहाली के लिए मास्क लगाकर हम नमाज जुमा अदा करेंगे। मस्जिद के दरवाजे पर पानी, साबुन और सैनिटाइजर रखेंगे। खासकर एलजी साहब को हमने एड्रेस किया है, उसके बाद पूरे इंतजामिया को हमने एड्रेस किया है कि हमको गाइडलाइन के तहत जो हमने गाइडलाइन यहाँ पर मुशख्खस किया है, हमने उसके अलावा और भी गाइडलाइन अगर होगा तो हम उसको फॉलो करते हुए हम अपने मजहबी रसूमात बरगुजार करने जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि दबाया न जाए और हमें जो है अपने मजहबी रसूमात को अदा करने की इजाज़त दी जाए। जाना चुखला यंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जमियत उलमा अल गदीर टीएजी ब्लॉक छले स्कूटी छोक्सनांग मलेंख्यों छखन में गाँव सैयद काजिम अल साबरीज मीडिया पा नाखता बेंच दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पो जगपा छखन में जमियत उलमा अल गदीर टीएसजी ब्लॉक के तमाम उलमा, मजहबी रिलीजियस उलमा यहाँ पर जमा हो गए हैं और ये अंजुमन पिछले साल तासीस हुआ था और इस साल भी इसी अंजुमन के तहत मुहर्रम के सिलसिले में कलाम, सुखन, बयान डिस्ट्रिक्ट के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, लद्दाख यूटी के सामने रखना चाहता हूं। हम अपने मजहबी मजालिस और फंक्शनों को मनाने के लिए एसओपीज के तहत
भरपूर हिमायत करते हैं और करते आए हैं। और आज भी मुहर्रम के सिलसिले में कि हम लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से यही अर्ज करना चाहते हैं कि हमें मुहर्रम के मजालिस कायम करना ही करना है और इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपकी हिमायत की जरूरत है कि हमें इस मजालिस को कायम करने के लिए आप हमारे लिए SOPs बनाएं। जो चीज़ हम अभी अपने करारदाद में, अपने अगराज मकासद में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। Shimshad Rasi Mimans Kunis Khuti Naqs Bardon Gulistan TV na Garanchik Salpo Base Zarinchik Zarbasong। तो इसी सिलसिले में आज हम जो है शिमशाद इलाका पहुंचा है। शिमशाद राज जो करगिल से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पे जो गांव पड़ता है, तो उनके भी काफी मसाइल है। उनकी कहने के मुताबिक एजुकेशन को लेके, मोबाइल टावर्स को लेके और रोड कनेक्टिविटी को लेकर उनके काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ उनके नायब सदर भी जुड़ेंगे और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे अपने गाँव को लेकर कितने किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर वालेकुम सलाम जी। सर हमारे गाँव में सबसे पहले तो मोबाइल टावर्स नहीं है, रोड नहीं है, मेडिकल कोई सेंटर नहीं। यहाँ पर एक मामूली सा सेंटर है जो प्राइवेट एक बिल्डिंग है, और राशन स्टोर, पानी की सप्लाई यहाँ पर है ही नहीं है। तो उनसे बहुत सारे मसाइल हैं। तो खासकर यहाँ पर आज के दौर में जो मोबाइल टावर हैं, कोविड-19 के चलते इस वक्त एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है और हमारे बच्चे बहुत सफर हो रहे हैं। या तो यहाँ से 7 किलोमीटर खरगोन जाना पड़ता है हमारे बच्चों को, नहीं तो ठरगांव जाना पड़ता है, वो भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर। तो इस सिलसिले में तालीम को लेकर काफी यहाँ पर लोगों को नाराजगी है। और आला काम हमारे MP साहब हों, दूसरे कौंसल है, अभी तक उन्होंने कोई तवज्जो दी ही नहीं कि हमारे यहाँ पर टावर लगे या खासकर टावर की जरूरत है। तो उनके साथ साथ यही मुतालबा है कि सिर्फ एजुकेशन को लेकर, मोबाइल टावर को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन न होने की वजह से उनके स्टूडेंट जो है उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ एक सीनियर स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, अहमद जवान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एक सीनियर शोहरा भी है, एक ट्राइब भी है और सीनियर स्टूडेंट है इस शिमशाद इलाके का। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या क्या मुश्किलात आपको अपने गाँव में देखने को मिल रहा है, उससे सीनियर स्टूडेंट से थोड़ा देख करेंगे हमारे व्यूअर्स। पहले तो हमारे सरपंच नायब सरपंच साहब ने आपको बताया है कि हमारे यहाँ एक एजुकेशन के लिहाज से सुकून की परेशानी है। बच्चों को जो इल्म तालीम हासिल करने की दिक्कतें पैदा होती है। पहले ऐसा होता था यहाँ हमारी बल्कि जुबान में मिसाल है व्यवस्था अवॉल्यूम, तो टीचरों ने इस किस्म का एक ये अख्तियार कर रखा था बारी बारी, और बच्चे आते थे स्कूल, एक मास्टर आता था, आधा घंटा थोड़ा पढ़ा लिया, उसके बाद जो है मास्टर जी कहाँ और बच्चे कहाँ। खैर अब हमारे यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग है, तो बहुत मुश्किल। तो हमारे साथ जो थे अहमद जवान साहब, इनके सरपंच भी हमारे साथ जुड़े थे। उनका यही मुतालबा है कि स्पेशली सबसे पहले एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मोबाइल टावर न होने की वजह से स्टूडेंट्स को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ ही साथ पानी की काफी दिक्कतें हैं और गाँव में रोड अभी तक पहुंचा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने काफी अप्रोच की है हेरिटेज को, तो अभी तक सुनने वाला कोई अभी तक यहाँ नहीं आया। मोहम्मद नवाज शरफुद्दीन खो शिमशाद राज नाइनंग खो इस UPSC एग्जामिनेशन 2019 कामयाब छचस पे का गुलिस्तान TV ना इंटरव्यू चिगंग्रगंचिक जरबसोंग। आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो न सिर्फ द्रास इलाके में, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करगिल में, बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख में उन्होंने अपना नाम रोशन की है, जिन्होंने रिसेंटली यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 क्रैक करके उन्होंने पूरे खित्ते लद्दाख में जो है अपना नाम रोशन की है। तो मेरा मुखातिब है जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज शरफुद्दीन साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इस पेंडेमिक में आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए हम पूरी टीम की जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख एज ए प्रेसिडेंट मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके यार दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही साथ आपके रिलेटिव्स को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो साथ ही साथ सिविल्स के लिए आप अभी क्वालिफाई हो गए, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन करोगे बचपन से लेकर अभी तक के सफर पे? मेरा पैदाइशी अपने आबाई गांव शिमशाद राज से हुई है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग मैंने लगभग 10th तक मैंने जाफर एकेडमी या मॉडर्न एजुकेशन से की। तो फिर 11th 12th मैंने श्रीनगर में की।
तो फिर मैंने जेके बोपी के थ्रू क्वालिफाई करके मैंने BSc के लिए एडमिशन लिया कॉस्ट के में, तो वहाँ मैं 2014 का पास आउट हूँ। फिर मैंने एक साल ब्रेक लगा के फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो और साथ साथ में उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी मैं अपॉइंट हुआ था। ग्रामीण बैंक करगिल में? नहीं, ग्रामीण बैंक मेरा बांडीपुरा में मेरा श्रीनगर में जी। तो उसके बाद फिर वो जॉब करते करते तो फिर मैंने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, फिर बाद में UT लद्दाख से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा सिविल सर्विसेज का सफर लगभग फाइनल ईयर जब मैं था ग्रेजुएशन में तब स्टार्ट हुआ, तो तब मैं धीरे धीरे प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो कुछ 2015 के अराउंड मैंने दिल्ली में 5-8 महीने के लिए गया, फिर मगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन IVR में ज्वाइन किया दोबारा, और वहाँ ज्वाइन किया। तो फिर उस मीनवाइल वहाँ भी मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं जामिया हमदर्द में थोड़ा बहुत टाइम के लिए रहा। फिर जामिया मिलिया में मैं 2018 के मेंस से लेकर 2018 के इंटरव्यू और 2019 इंटरव्यू तक मैं जामिया में इससे एसोसिएटेड रहा, और साइमल्टेनियसली मैं अपना जॉब भी करता था। जी, तो दर्शकों आपको बताते चलूं कि UPSC की अगर हम बात करें तो पूरे खित्ते लद्दाख में 3 एस्पिरेंट्स जो है उन्होंने UPSC क्रैक कर ली है, जिसमें मैं आपको बताना मुनासिब समझूं। जिसमें सबसे अगर हम खित्ते लद्दाख की अगर हम बात करें तो नमग्याल अंगमो जो है 323 रैंक से वो आगे है इसमें, और वो लेह से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ तंजील मंग्याल जो 771 रैंक से उन्होंने UPSC क्रैक की है, वो भी लेह से ही बिलोंग करते हैं। और फिर इसके बाद हमारे डॉक्टर मोहम्मद नवाज शरफुद्दीन साहब, जिसका रैंक जो है 778 रैंक पे उन्होंने रहा है। तो नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडियन टॉप टफेस्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें पता है जैसे है कैट, IIT, JEE, गेट, क्लैट, नेट और इसके अलावा NDA, इन सब में से टफेस्ट जो है UPSC यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को सबसे हिंदुस्तान का टफेस्ट जो है एग्जामिनेशन माना जाता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत ये ब्रीफ करोगे कि इस हद तक पहुंचने के लिए, ये एग्जामिनेशन आपको क्रैक करने के लिए कितने घंटे आप पढ़ते थे, किस किस्म की स्ट्रगल, कितने मुश्किलात और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको आज इस UPSC जो है, आप एक एस्पिरेंट अब बन चुके हैं, आपने UPSC आपने क्रैक किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी बिल्कुल, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया के नहीं बल्कि एशिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसमें सबसे मेन फैक्टर है कि एक ऐसा ओपन कंपटीशन है, तो अक्रॉस डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे यहाँ आके कम्पीट कर सकते हैं, तो ये इस लिहाज से भी टफेस्ट बन सकते हैं। मगर जिस हिसाब से हमने इस एग्जाम का एक हवा बनाया वो उतना भी नहीं है, क्योंकि आप अगर डेडिकेशन के साथ कुछ टाइम के लिए 2-3 साल के लिए प्रिपरेशन करोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी स्मार्ट स्टडीज के साथ करोगे, तो इतना बड़ी मतलब टफ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको लास्ट में एंड में आते आते और आपको लक फेवर करना चाहिए। सिविल्स जो है उन्होंने क्रैक की है, और इससे पहले भी मैंने आपको वजाहत की कि खत्ते लद्दाख से तकरीबन 3 एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने सिविल्स क्रैक की है। और डॉक्टर साहब का यही कहना है कि इसे इस मकाम तक पहुंचने के लिए इसे अपने फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है और अपने फ्रेंड्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि UPSC एग्जामिनेशन जो है वो इंडिया का, और डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि एशिया का टफेस्ट एग्जामिनेशंस में ये एग्ज़ाम जो है वो माना जाता है। और इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा एक फ्रूटफुल मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचा दी, जो और भी आना चाहता है, जो UPSC या सिविल्स वगैरह क्रैक करना चाहता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पैनलिस्ट के साथ, किसी और एक लीडर के साथ, किसी और एक स्टूडेंट लीडर के साथ। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पर जुड़े हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट करमजीत सिंह, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट मुदस्सिर अहमद और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। जुले नाजरीन दख्सिन गुलिस्तान पुर की न्यूज़ बुलेटिन दियाबरन कैमरा लाइन के जुक्सित सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट करमजीत सिंह ना मोहम्मद सकलेन दोनों गाना अच्छी पूरा टीम पुला इजाज़त शजदबोस यजू खुदा नसमानी फगरन जुले गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के ते लास्ट इसका दिन डिग्री म्यूजिक खान खान के संगमा लजुले कजुक संगमा थुगी जुनो दे जगह युल गंगते ना तने ngata rang tuchin dunchu tunji pa ma thapur gamu importin jikano inna tene gazuk ngata sunla gazuk ngata chichir gas gas importin tezo siarti mayana no tia juna I ngata covid-19
nadiani jaste teni mi sok zum mathubaino ske presang bring rangai na ajukte minang sgunis ken ramang gastun sishun zadin jiktanok te tena chola jagari jan yulka gun sokla dri gelrapsi pulo thaika Ladakh ujung azde Lieutenant Governor R.K. Mathur Kundunis Gyagari doksum chadar spara jate teni chakbul yua jatenok tena chola itus minas gunna susha salinji Lieutenant Governor R.K. Mathur Kundunis Ladakh ujung azde zong niska lena Kargil niske na teni yargyasi charji borte yotkan gunis kodla Tuga jas yang tena chokla daksa chukpa dang pandemic tuzla dang I median tuzla chakla zatkan unis ko lang khonsha da jat Emergency is the council, the civil council. is also presentation by the professor. आज पूरा लद्दाख कोविड महामारी से अलग कहीं कहीं पर रहा है। इस लड़ाई में डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, म्यूनिसिपल स्टाफ, पुलिस और बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के, जनरल पब्लिक के, सभी योद्धाओं की तरह से सारे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमें उन सबका हौसला बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बैटल अभी कुछ टाइम डेफिनेटली और चले। माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने लद्दाख को स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है जो कि एक दुर्लभ अवसर है। माननीय गृहमंत्री द्वारा इस स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में 50,000 करोड़ नॉन लग्जरी इनकम की घोषणा से लद्दाख का एक मान बढ़ाया है। इससे विकास की गति तेज होगी ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा, लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटीज में विकसित करना उनकी चिंता व लद्दाख के लिए दूर दृष्टि को दिखाता है। वे चाहते हैं कि लद्दाख एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण बन सके। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जीवन पंथ संस्थान के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और एक रोडमैप भी तैयार किया है। इस क्रम में ऑर्गेनिक विकास मिशन मोदी एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे लद्दाख को वर्ष 2025 तक ऑर्गेनिक क्षेत्र में बदलना है। इसके साथ साथ करीब 1600 ग्रीन हाउसेस की परिकल्पना की गई है जिससे सब्जियों में सब्जियां उपलब्ध कराई जा सके। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7,500 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए काम किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि लद्दाख पूरे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित पहला क्षेत्र बन सकता है। इनफैक्ट लद्दाख भविष्य में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी राजधानी भी बन सकता है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि इस स्टेटस के साथ लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, इसी के साथ कुछ वैल्यू है लोगों में। सभी लोग अच्छा शासन, अच्छी सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोड, लगातार बिजली, साफ पीने योग्य पानी, सिंचाई सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधाएं, दूरसंचार की उपलब्धता सभी चाहते हैं। मोदी शासन इन सबको समझता है और इसके लिए कार्य कर रहा है। यूपी स्टेटस हासिल करने के बाद सबसे मुश्किल काम प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ करना था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जब यूपी बना, सर्जन शुरू हो चुकी थी। इन सबके बावजूद यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी सर्दियों में सारे सरकारी कामों को जारी रखा और कोशिश करी कि सभी लोगों को जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जाए। ये सारा प्रयास इस सोच के साथ भी था कि सर्दियों में कार्य करना संभव है। ये मैसेज हम देना चाहते थे और कुछ हद तक शायद हम सफल भी हुए हैं। पिछली सर्दियों में ग्रिड से जुड़ने के बाद लद्दाख को बेहतर बिजली उपलब्ध कराई गई। 28 GGSS द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बिजली को 6 से 8 घंटे तक
उपलब्ध कराया गया। अतिरिक्त वाटर टैंकर्स द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया। करीब 4015 टन सब्जियों, ताजा जरूरी वस्तुएं वायुसेना द्वारा लद्दाख के निवासियों को मुहैया कराई गई। दुर्गम क्षेत्रों में 18 सैटेलाइट फोन प्रदान किए गए। भारतीय वायुसेना की सहायता से हेलीकॉप्टर प्लेन्स में लोगों को, मरीजों को, छात्रों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। जोशीमठ, मनाली, जंस्कार, भीमशेट आदि रोडों को कई समय से लगभग 1 महीने पहले खोलना संभव हो सका इस वर्ष। इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। बीआरओ के साथ साथ इस बार कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसमें संस्कार लेह रोड का निर्माण, दुर्ग श्योक डीबीओ रोड का निर्माण, ये सब शामिल है। इसके अलावा एक कोरोना हेलीकॉप्टर को भी आम जनता, मरीजों व इमरजेंसी के लिए लेह में रखा गया है। लद्दाख को शेष भारत से जोड़ने के लिए जोजीला सुरंग एवं अन्य 4 सुरंगें प्रस्तावित हैं। इस पर काम चल रहा है। कारगिल में बड़े वायुयानों के आगमन के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन संस्था को अवार्ड दी गई है, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। कारगिल एयरपोर्ट के लिए हमारे इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कारगिल हॉस्पिटल को भी 300 बेड हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जा रहा है। लद्दाख की तकनीकी उन्नति एवं जनता की सेवा के लिए विभिन्न सेवाएं, ई सेवा, वाहन, साक्षी, लद्दाख कनेक्ट पोर्टल, जन संवाद, ई स्टैंड, ई कोर्ट फीस स्टैंड इत्यादि को चालू किया गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय सरकार के पूर्ण सहयोग से उच्च गुणवत्ता की मैन पावर तैयार करने व उच्च शिक्षा को सुधारने का कार्य कर रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवादी हैं, जिनके द्वारा बुद्धिस्ट एवं अन्य स्टडीज के लिए लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। लेह में मेडिकल कॉलेज, कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस पर काम चल रहा है। इसके साथ 4% सीटें जेएनके के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आरक्षित की गई। एनआईटी श्रीनगर में भी 5% सीटें आरक्षित की गई। ये तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 33 करोड़ रुपए की डीपीआर भी हमने पर्यटन मंत्रालय को भेज दी है। केंद्र सरकार ने स्थानीय आंची मेडिसिन को बढ़ावा देने व आंची डॉक्टर्स को तैयार करने के लिए 47 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं। इससे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपा को स्थापित किया जाएगा और प्राचीन चिकित्सा पद्धति को एक नया आयाम दिया जा सकेगा। संस्कार, नोएडा, हॉस्पिटल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के कार्य को शीघ्र ही आरंभ करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक निर्णय लिया है कि लद्दाख के सभी निवासियों को आयुष्मान भारत की तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था करी जा रही है। खेलों को बढ़ावा देने हेतु सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ इत्यादि का खेलों तहत इंडिया के तहत निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ जिम्नेजियम व दूसरे स्टेडियम्स का भी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। हम जिला स्तर के साथ साथ विद्यालय स्तर पर भी खेलों की सुविधाएं विकसित करेंगे, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सके। लद्दाख की बनने के बाद इन सब नए कामों को भारत सरकार के सहयोग व उदार वित्तीय बजट के द्वारा संभव किया जा रहा है। वर्ष 1920 में हमें 5,100 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। 2021 करंट ईयर में 5,900 करोड़ का बजट दिया गया है। पीएमडीपी प्रोग्राम के तहत यूटी लद्दाख के बचे हुए 21,000 करोड़ रुपए याद शील्ड इन सभी का खजाना है। ये सारे उत्पाद प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के बाद अच्छी आय लाभ दे सकेंगे। लद्दाख के विशेष हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इनको भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि नया रूप दिया जा सके। इन सभी एरियाज में काम करने से नए रोजगार,
नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इन सबको मिलाकर स्थानीय युवाओं को उद्यमी में बढ़ा जाएगा और हमारी आशा है कि दूसरे नौजवानों को भविष्य में नौकरी भी प्रदान कर सकेंगे। इस समय के स्वरोजगार कार्य की शुरुआत हो चुकी है, हमें इसकी गति बढ़ानी है। लद्दाख में पर्यटन एक उभरता हुआ व्यापार है। इसका लद्दाख की अर्थव्यवस्था में 600 करोड़ रुपए का योगदान है एवं लगभग 70% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा SDP 2021 में करीब 250 करोड़ रुपए के बजट द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे ही काम करने के हालात सुधरेंगे, हम इस क्षेत्र में कार्य तेज गति से करेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा नई पर्यटन नीति को कार्य चल रहा है। इसमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्यों को महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा 88 इंजीनियर्स को दोनों जिलों की काउंसिल्स में तैनात किया गया है। इसी के साथ डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए 27 नए डॉक्टर्स NHM के तहत लगाए गए हैं। अगर कोई भी लोकल डॉक्टर लद्दाख में काम करने को तैयार है, यूटी प्रशासन का एक निश्चय है कि उसको तुरंत नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 5000 रिक्त पदों की भर्ती का कार्य भी शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इन सब रिक्रूटमेंट से हम आशा करते हैं कार्य में तेजी आएगी। साथ ही साथ ड्यूटी स्टेटस से यहां के सभी कर्मचारियों को लंबे समय से अपेक्षित 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, LTC इत्यादि भत्ते मिलने लग गए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को और कॉन्फिडेंस मिलेगा, कार्य करने में और उत्साह जागेगा। केंद्र शासित के दर्जे से लद्दाख में प्रशासनिक ढांचे में महत्व मिलकर प्रभावी तरीके से काम करते हुए विकास को अंजाम दें। कोविड के कारण मार्च माह से विकास कार्यों में सुस्ती तक करीब 80,000 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन करे हैं, जो कि पूरे देश में गोवा के बाद हाईएस्ट टेस्टिंग का नंबर है।